हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पर हमने मास स्पेक्ट्रोग्राफ के जो पार्ट्स होते हैं कि किन किन चरणों में मास स्पेक्ट्रोग्राफ से हम मास स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ के तीन मुख्य भाग होते हैं। एक तो आयन सोर्स था, आयन सोर्स, फिर उसके बाद में फिल्टर या फोकसिंग होती है, और उसके बाद में अभिलेखन कक्ष होता है, रिकॉर्डिंग चेम्बर होता है। ठीक है, तो हमारे जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है जिससे कि हमें मास स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम लोग आज वेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा वेन ब्रिज द्रव्यमान वर्णक्रम मापी होता है, इसको वेन ब्रिज ने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा कि ये जो हमारा सेटअप है वो किसका है, वेन ब्रिज स्पेक्ट्रोग्राफ का। इसके अंदर आयन सोर्स होगा। ठीक है, आयन सोर्स से हमें आयंस प्राप्त होंगे, और उसके बाद में वेलोसिटी फिल्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं, और उसके बाद में हमें क्या मिलेंगे, आयंस जो प्राप्त होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक वेन ब्रिज द्रव्यमान वर्णक्रम मापी है। इसके अंदर एक विसर्जन नली होती है। ठीक है, विसर्जन नली में क्या होता है, गैस भरी होती है। ठीक है, और उस विसर्जन नली से हमें क्या मिलेगा, उस गैस जो भरी होती है उसके आयन हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके हमें आयन प्राप्त होते हैं, आयन पुंज हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो अब जो आयन पुंज प्राप्त होता है, उस आयन पुंज को इन दो जो हमारे S1 और S2 हैं, इन रेखा छिद्रों में से गुजारा जाता है। दो हमारी स्लिट हैं, S1 और S2। ठीक है, तो S1 और S2 जो हमारे पैरेलल यहाँ पर हैं, इन छिद्रों में से इसको गुजारा जाता है जो हमारी आयन पुंज है। तो यहाँ पर हमें जो आयन पुंज है वो क्या होगा, इसके अंदर प्रवेश करता है, ये वेलोसिटी सिलेक्टर है। इस वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर जो वेग वर्णकारी हमारा है, ठीक है, यहाँ पर जो हमने शो किया हुआ है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर है। इसके अंदर प्रवेश करता है। यहाँ पर दो प्लेट हैं, P1 और P2। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, इसमें दो प्लेट हैं, P1 और P2। ठीक है, अब ये जो P1 और P2 प्लेट्स हैं, यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अब ये जो विद्युत क्षेत्र है, इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जो कि B1 से हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके परपेंडिकुलर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये भी जो आ रहे हैं आयंस, इनकी वेलोसिटी भी क्या है, इनके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सारे यहाँ पर क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत हैं। अब जैसे ही आयंस जो हैं वो इसके अंदर प्रवेश करते हैं, तो पहले जो हमने वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ा था, ठीक है, और जो हम फिल्टर पढ़ रहे थे, वहां पर हमने देखा था कि क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, इनके ऊपर फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, और उस फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्ट होते हैं। तो यहाँ से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है पार्टिकल्स का, उसके कारण ये अगर अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए तो ये इस S3 में से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, S3 में से बाहर निकलने के लिए इनके पास में क्या होती है, एक कंडीशन कि वो इसी पाथ पर आ रहे होंगे। अगर वो इस स्ट्रेट पाथ को बनाए रखते हैं तो क्या होगा, वो इस S3 से पास हो पाएंगे, वरना इससे टकरा करके चले जाते हैं इधर उधर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो क्या होने चाहिए, उनको इस तरह से समायोजित करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण जो फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी सिलेक्टर है, इसके अंदर जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में हो। इसके लिए क्या होगा, इसका फोर्स और इसका फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हम निकाल लेंगे कि कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए इन आयंस की, जिसके कारण इनके दोनों जो फोर्स हैं वो क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो वहां से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी।
फिर उसके बाद में ये इस डी जो हमारा चेंबर है इसमें प्रवेश करते हैं और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो पहले हम इसके लिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, चार्ज Q इक्वल टू एन ई तथा मास m वाले जो आयंस हैं कितना है, m है, और वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक है, ये आयंस अपने इस वेलोसिटी सिलेक्टर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये वेलोसिटी सिलेक्टर में प्रवेश कर रहे हैं तो इनके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, ठीक है, विद्युत बल यहाँ पर कितना हो जाएगा, E इक्वल टू एफ इक्वल टू कितना होगा, एफ ई इक्वल टू क्यू ई, क्यू का हम लिख सकते हैं एन ई इंटू ई। ठीक है, और चुंबकीय बल कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, एफ बी इक्वल टू क्यू वी बी, तो यह आ जाएगा एन ई वी बी। ठीक है, तो इस वेग वर्णन कार्य में से जो हमारे आयंस बाहर आएंगे उनके लिए क्या हो जाएगा, S3 में से बाहर निकलने के लिए आवश्यक है कि आयन पर लगने वाले बल परस्पर बराबर व विपरीत हो। ठीक है, इसके कारण क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बराबर व विपरीत हो, अतः तो इनके इक्वल एंड अपोजिट होने के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वहां से अपने पास में आ जाएगा एन ई इंटू ई इक्वल टू एन ई वी बी। ये हमारा B1 है और ये सेकंड जो मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे ये B2 है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा E इक्वल टू वी B1, तो अपना V कितना आ गया, E अपॉन B1। तो ये क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई जिन आयंस की, उन आयंस की वेलोसिटी है जो कि इस S3 में से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब S3 में से बाहर आने वाले जो आयंस होंगे वो D में प्रवेश करते हैं। डी में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी परपेंडिकुलर लगाया जाता है किनके, ये जो आयंस आ रहे हैं इनकी वेलोसिटी के। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके कारण फोर्स वापस से हम देखेंगे, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, परपेंडिकुलर फोर्स है तो ये क्या हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा। ठीक है, अब जो परपेंडिकुलर फोर्स अगर इन पर लग रहा है तो क्या होंगे, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण इनका डिफ्लेक्शन होगा और ये एक अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में हमारा कोई आयन जा रहा है और परपेंडिकुलर अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो क्या हो जाएगा, वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यानी अब इनका पाथ जो है वो अर्धवर्ताकार हो जाएगा। यहाँ पर जब ये इसमें से गुजर रहे तो क्या हो जाएगा, अर्धवर्ताकार होगा। अब इस अर्धवर्ताकार पाथ पर ये गति करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगा कि इनका जो मास है, ठीक है, इनके मास पर डिपेंड करेगा कि उनकी रेडियस कितनी होगी, वो हम निकालते हैं।
ठीक है। F इक्वल टू क्यू वी बी लग रहा है, क्यू वी बी 2। अब ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ये इनको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवा रहा है। तो सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये इनको क्या दे रहा है, अभिकेंद्रीय बल इन पर लग रहा है। और वो अभिकेंद्रीय बल किसके कारण है, इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो हम लिख सकते हैं कि क्यू वी बी टू इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये अपने पास में आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आर जो है इनकी रेडियस होगी कि कितने मास के पार्टिकल्स, कितने मास के जो हमारे आयंस हैं वो कितनी रेडियस के इस सर्कुलर पाथ पर गति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना हो गया कि क्यू वी बी टू इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर का मान कितना आ जाएगा, क्यू का मान एन ई वी बी टू, वी से वी कैंसिल हो गया एक, तो अपना आ जाएगा आर इक्वल टू आ जाएगा एम वी अपॉन एन ई बी टू। ठीक है, और v का हमारे पास में मान क्या था, r इक्वल टू एम, v का हमने मान निकाला था, वेलोसिटी का अपने पास में मान क्या था, e अपॉन बी वन। तो एन ई बी टू बी वन, ये हमारे पास में क्या आ गई, रेडियस आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर E और B2 और B1 ये फिक्स होंगे। ठीक है, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, B1 और B2। तो यहाँ से जो रेडियस आ रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है, R जो प्रोपोर्शनल होगा वो M बाय एन ई के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, R जो है रेडियस वो किस पर डिपेंड कर रही है सॉरी। ठीक है, R जो हमारी वो M बाय एन ई के प्रोपोर्शनल होगा, यानी डिपेंड करेगी मास और चार्ज का जो इनका रेशियो है उस पर डिपेंड करेगी। अलग अलग जो हमारे पास में मास के आयंस होंगे वो अलग अलग रेडियस के पाथ पर गति करेंगे। ठीक है, अलग अलग त्रिज्या होगी उनकी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अलग अलग द्रव्यमान के जो आयन है वो अलग अलग त्रिज्या के पथ पर गति करते हैं। ठीक है, अलग अलग त्रिज्या के पथ पर गति करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि R1, R2, R3, तो यहाँ से ये क्या करते हैं, यहाँ पर अनुरेखण करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलती हैं, लाइंस मिलती हैं इन मास के लिए। तो अलग अलग यहाँ से जो हमारे आयंस आ रहे थे मिक्स थे सभी। ठीक है, किसका मास कितना है ये पता नहीं था। अब क्या हो गए कि वो यहाँ पर अलग अलग रेडियस के पाथ पर गति करने लगे। तो यहाँ पर अलग अलग हमें क्या मिल रही है, लाइंस मिल रही है। तो अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमने 3 लाइंस शो कर रखी है, 3 हमने रेडियस शो कर रखी है। तो हम यहाँ पर से हमें पता चल सकता है कि यहाँ पर जो हमारे आयंस आ रहे थे उसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप के मास के आयंस थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने क्या हो गए, 3 डिफरेंट टाइप के मास के आयंस होंगे। और ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पर इनकी रेडियस जो होगी वो m बाय एन ई पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो हमारा कोई भी C12 है, ठीक है, और C12 प्लस क्या है, आयन है, तो इसका m बाय एन ई कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास में 12 डिवाइडेड बाय एन ई कितना है, इसका आवेश यहाँ पर 1 है ओनली। ठीक है, इसका मतलब r की जो इनकी रेडियस आएगी वो इस प्रकार आ जाएगी। ठीक है, और अगर प्लस प्लस हो तो चार्ज का मान कितना हो गया, 2e हो गया यहाँ पर। ठीक है, 2 है यहाँ पर इनका जो चार्ज है वो। तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा कि जो भी हमारे आयंस होंगे उनका चार्ज कितना है, यहाँ पर +2 है। तो उसके अकॉर्डिंग हम m बाय एन ई निकाल सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनकी रेडियस आएगी। अब जो फोटोग्राफिक प्लेट पर ये स्पेक्ट्रम बनाते हैं, यानी जो रेखाएं यहाँ पर बनती हैं, वो हमारा क्या होता है, मास स्पेक्ट्रम होता है। और उससे क्या निकाल सकते हैं, इनका मास ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेनब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेनब्रिज एवं जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, इसको बना लो। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 है और जो हमारा पहला वाला था B1 है।
ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेनब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इसे डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहते हैं। डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, ये जो हमारा डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, इसके अंदर क्या होता है कि दो फिल्टर्स यूज किए जाते हैं। इसमें हम एनर्जी फिल्टर भी यूज करते हैं इसके अंदर, और एनर्जी फिल्टर और मोमेंटम फिल्टर दोनों को यूज किया जाता है। ठीक है, और फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर मास स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना ये जो इस तरीके के जो हमारे ये त्रिज्य खंड जो हमारे चुंबक है सेक्टोरियल, इनका जो एंगल होता है वो कितना होता है 127 पाई/√2 होता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक ठीक है, ये हमारा ऊर्जा फिल्टर है। चुंबक नहीं हमारे क्या होंगे स्थिर वैद्युत, यहाँ पर जो बेलनाकार हमने प्लेट्स ली हुई है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में क्या होता है, जो सेक्टोरियल हमारा चुंबक था, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये अपना इस प्रकार होता है, इसका अपना एंगल जो होगा 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। इसके अंदर हमारे दो फिल्टर्स हैं, एनर्जी फिल्टर और ये हमारा मोमेंटम फिल्टर है। एनर्जी फिल्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर अपनी जो ये बेलनाकार प्लेट यहाँ पर यूज की गई है, इसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनके बीच में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे पास में जो आयन्स हमें प्राप्त होते हैं वो सेम एनर्जी के आयन्स हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है,
और ये जो हमारा फिल्टर है वो कौन सा फिल्टर है, मैग्नेटिक फिल्टर है। इस फिल्टर से अपने पास में क्या होता है, इनका मोमेंटम जो होगा आयंस का वो सेम होगा। और उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर मास स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, आयन स्रोत है। और दूसरा इसके अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो एनर्जी फिल्टर है, इस एनर्जी फिल्टर से वेलोसिटी का अगर डिस्पर्जन होता है तो वो क्या हो जाता है, इस मोमेंटम फिल्टर के द्वारा कैंसिल होता है। और क्या होगा, हमें यहाँ पर दिशा फोकसन इनका होता है, डायरेक्शन फोकसिंग इनकी होती है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं आयन स्रोत की। ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ बेनब्रिज एवं जॉर्डन ने बनाया था। तो सबसे पहले हम बात करें आयन स्रोत। तो यहाँ पर क्या होगा, इस आयन सोर्स के अंदर जिस गैस के हमें आयन प्राप्त करने होते हैं, ठीक है, विसर्जन नली में वो गैस भरी होती है। और यहाँ पर कैथोड और एनोड के बीच में लगभग जो हमारा 20,000 वोल्ट का यहाँ पर क्या लगाया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है। जिसके कारण क्या होता है, कैथोड पर हमारे पास में आयंस हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब जो आयंस यहाँ पर प्राप्त होंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस है जैसे हमने फिल्टर्स की पढ़ी थी और बेनब्रिज के अंदर हमने प्रोसेस पढ़ी थी, वैसे यहाँ पर होगा कि जो हमारे फिल्टर्स है इससे ये फिल्टर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पेक्ट्रम मिलता है। तो एनर्जी फिल्टर के अंदर क्या होगा, जब ये यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर उच्च निर्वात होता है। ठीक है, और इसके अंदर जब आयंस आते हैं तो यहाँ पर इनकी जो एनर्जी है, हमने पहले जब निकाला था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, F इक्वल टू QE होगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर F इक्वल टू QE फोर्स होगा। और अगर इनका चार्ज जो है वो NE इंटू E है तो यहाँ पर कितना फोर्स आ जाएगा, N इंटू E, ये इतना फोर्स है। और इस फोर्स के कारण ये क्या हो जाएंगे, इनका पाथ जो है वो इस प्रकार हो जाएगा, अर्धवर्ताकार जो पाथ हो रहा है। अब इस पाथ पर इस यहाँ से जो हमारा S3 ये है, रेखा छिद्र जो है, स्लिट जो है, यहाँ पर हमारे दो S2 और S1 लगे होते हैं। अब S3 में से कौन से पास होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, NE इक्वल टू, यहां पर हमने निकाला था mv² r। ठीक है, जिन ये जो हमारे आयंस हैं इनके कारण, इनके ऊपर क्या लग रहा है, इस फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इनको अभिकेंद्रीय बल मिल रहा है। ठीक है, तो इस अभिकेंद्रीय बल से हम देख सकते हैं कि हाफ mv² का मान कितना आ जाएगा, हाफ mv² इक्वल टू NE इंटू E इंटू R। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। तो जिन पार्टिकल्स की, जिन आयंस की एनर्जी इतनी होगी वो क्या होंगे, इस फिल्टर से बाहर आएंगे। ठीक है, और इस फिल्टर से बाहर आएंगे अगर एनर्जी पार्टिकल्स की क्या है, इससे कम या ज्यादा है। अगर काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं हुई यानी इससे कम या ज्यादा होगी तो वो इस S3 से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आने वाले आयंस जो होंगे सबके लिए एनर्जी की जो कंडीशन है वो ये सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये हमारी एनर्जी कंडीशन रहेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा फिल्टर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यूज किया गया है, ये हमारा क्या है, मोमेंटम फिल्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मोमेंटम फिल्टर के अंदर, इस मोमेंटम फिल्टर में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो QVB होगा। ठीक है, QVB, और ये क्या प्रोवाइड कराएगा, mv²r। तो यहां से अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी मोमेंटम की, QB इक्वल्स टू mv/r। और इसे हम लिख सकते हैं NEB इक्वल्स टू mv/r। तो mv का मान कितना हो गया, NEBr। तो यानी यहां से इस फिल्टर से हमें जो आयंस प्राप्त होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, NEBr, इतने मोमेंटम वाले आयंस होंगे। ठीक है, यहां तक लिख लो इसको।
ठीक है, तो यहां तक अपने पास में क्या हो गया कि अब इस मोमेंटम फिल्टर से हमें सेम मोमेंटम के क्या होंगे, आयंस प्राप्त होंगे। अब हमारे यहाँ पर क्या लगी होती है, फोटोग्राफिक प्लेट लगी होती है। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर ये जो आयंस आएंगे जिनका मोमेंटम क्या है, सेम है, ठीक है। और इसके अंदर अब ये जो आयंस आ रहे थे, जो आयन पुंज थी, अब ये अलग अलग यहाँ पर क्या बनाते हैं, रेखाएं बनाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फोटोग्राफिक प्लेट है, इसमें इस प्रकार से जो हमने शो किया हुआ है, तो यहाँ से जो आने वाला आयन पुंज है, अब वो इस प्रकार क्या बनाएगा, स्पेक्ट्रम बनाता है। क्योंकि यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, अलग अलग एंगल पर इनका क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा इनके मास के ऊपर, ठीक है। तो इनके मास के अकॉर्डिंग मोमेंटम सभी का समान होगा, लेकिन इनके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इनका डिस्पर्जन होगा, ठीक है। इनका डिस्पर्जन जब होगा तो ये अलग अलग कोणों पर क्या बनाते हैं, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर मास स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट है वहां पर हमें मास स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, और ये अलग अलग एंगल पर होगा और डिपेंड करेगा मास के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से फिर इनका मास ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेनब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं डबलेट मेथड क्या होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर, ठीक है। इसको बना लें। इसकी कुछ विशेषताएं दे रखी हैं आप लोगों के, ठीक है। कि ये हमारे पास में क्या होगा कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट और इनका जो सेंटर और यहाँ से जो अपना S3 है, तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। और इससे प्राप्त जो हमारा मास स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, रेखिक होता है, ठीक है। और इससे जो न्यूक्लियस का मास मेजर किया जाता है वो क्या होगा, अधिक सुग्राह्यता से इसका उनको मास को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दो हमारे फिल्टर है, फोकसिंग होती है, डबल फोकसिंग यहाँ पर प्राप्त होती है। अब हम पढ़ते हैं डबलेट मेथड को। मास स्पेक्ट्रोग्राफ की थ्योरी जो है उसकी नोट्स मैं आपको बाद में दे दूंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं भी आपको समझा रही हूँ बस कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ के पार्ट्स क्या होते हैं और किस प्रकार हमें इसके अंदर मास स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। इसकी थ्योरी के जो नोट्स हैं वो मैं बाद में दे दूंगी तुम्हें। यहाँ पर आप लोग बस इसकी कैलकुलेशन को समझ ले। डबलेट मेथड के अंदर जो एटम्स है उनके मास को किस प्रकार हम निकालते हैं ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, द्विक विधि। हमारे पास में जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ होते हैं हमारे, उसके अंदर क्या होता है, मास स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो मान लो कुछ इस प्रकार के हमारे आयंस हैं जिनका मास जो है वो लगभग क्या हो, समान हो, यानी M/Ne का मान क्या हो उनके लिए, लगभग समान हो, ठीक है। M/Ne का मान लगभग समान है, लेकिन जो एग्जैक्ट उनके लिए मास होगा वो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो M/Ne के लिए अगर ये मान जो समान है, तो हमने जैसे मास स्पेक्ट्रोग्राफ में हमने देखा था कि जो रेडियस थी वो डिपेंड कर रही थी M/Ne पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि ये पास पास में लाइनें मिलेंगी, ठीक है, जिन्हें तीक्ष्ण लाइनें मिलती हैं, जिनके लिए क्या होगा, M/Ne का मान समान है,
ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं, डबलेट कहते हैं, द्विक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे हैं आप लोगों के बहुत सारे। ठीक है, आप लोगों के एक दे रखा है N2 14+। ठीक है, इसके अलावा C12O16+। तो ये जो हमारे आयन है N2 14+, ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो यहाँ पर अपने पास में है, इसका M/Ne का मान कितना होगा। यहाँ पर M कितना है 28 और Ne का मान कितना है 1 है। चार्ज कितना है 1 है यहाँ पर। इसके लिए कितना है 12 और 16, ये भी अपना 28 है। ठीक है, और Ne का मान भी क्या है इसके लिए 1 है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि M/Ne का मान इन दोनों के लिए कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, डबलेट बनाते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इनके लिए इस प्रकार से लाइनें मिलती हैं। और यहाँ पर आप लोगों के जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि C12 और जैसे ये वाला एग्जांपल अगर हम बात करें जो आपके दे रखा है H3 2+ और दे रखा है C12++। ठीक है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर M/Ne का मान है, M/Ne का मान कितना है 6 है, क्योंकि चार्ज तो यहाँ पर 1 है और ये जो मास होगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में 3 है ये, तो ये अपना टोटल कितना हो गया 6 हो गया। और अगर हम इसके लिए M/Ne की बात करें तब अपना कितना मिल रहा है C12++। तो ये हमें मिल रहा है 12 और प्लस यानी 2 है इसका, तो ये भी अपना कितना आ गया 6 आ गया। तो M/Ne इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। तो ये क्या बनाते हैं, एक डबलेट यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो डबलेट बनते हैं इनसे इनके मास का जो डिफरेंस आता है, ठीक है, एग्जैक्ट मास में इनका जो डिफरेंस आता है, अगर किसी एक्सपेरिमेंट से अगर इनका एग्जैक्ट मास हम निकालते हैं तो उस डिफरेंस से हम लोग क्या, डिफरेंस जो हमें पता चलेगा उस डिफरेंस का मान हम लिख लेंगे और फिर इनका मास हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो आप लोगों के दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन जो हमारे द्विक बन रहे हैं इनका अगर मास डिफरेंस पता चल जाएगा तो एटम के मास को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में है 3 द्विक हमें दे रखे हैं। एक हमें दे रखा है H2 1+, ठीक है, और इसके साथ में है H2+। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकेंड हमें द्विक दे रखा है डबलेट H3 2+। यहाँ पर 3 है हमारे इसके ड्यूटेरियम के। ठीक है, और ये अपना हो जाएगा C12++। और थर्ड हमें दे रखा है C12 और हाइड्रोजन हमारे 4 है यहाँ पर प्लस और O16+। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 हमें क्या दे रखे हैं, डबलेट दे रखे हैं। ये दोनों मिलकर के द्विक बना रहे हैं, डबलेट बना रहे हैं, क्योंकि इनके लिए M/Ne सेम है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है हमारे, तो कितना हो गया M यहाँ पर 2 हो गया और चार्ज कितना है 1 है। ठीक है, इसके लिए हमारा ड्यूटेरियम है ये, तो इसका मास में कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि ड्यूटेरियम में 1H2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों है, तो ये भी अपना 2 आ गया। तो इसका भी मान कितना है M/Ne का 2/1 1 है। इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है
3 हमारे यहाँ पर ड्यूटेरियम है, तो कितना हो जाएंगे ड्यूट्रॉन अपने, तो ये अपना H32, तो टोटल कितना हो गया 6। यहाँ पर अपना C12 कार्बन है, तो इसका भी कितना है 12 है, लेकिन चार्ज जो है वो 2 है, तो ये भी 6 हो गया। तो ये दोनों डबलेट बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपना कितना है C12 प्लस 4 अपने हाइड्रोजन है, तो 4 और ये 16 हो गया, और ये अपना O16 है 16/1 16/1, तो ये भी M/Ne, इन दोनों के लिए भी क्या है सेम है। तो यहाँ से हमारे सभी के लिए क्या है, ये डबलेट हो गया, ये डबलेट और ये डबलेट। तो इन डबलेट के जो मास डिफरेंस होता है वो मेजर किया जा सकता है, ठीक है, वो हमें पता होता है, तो हम इनके मास निकाल सकते हैं। जो यहाँ पर अपने पास में एटम्स हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इनके मास को हम निकाल सकते हैं। इन डबलेट के जो मास का डिफरेंस होता है वो पता होता है, तो यहां से हम इनके मास निकाल सकते हैं। वो हम किस प्रकार निकालते हैं, इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। जैसे मान लो कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें A गिवन है, इन दोनों का डिफरेंस हमें B गिवन है, और इन दोनों का डिफरेंस हमें C गिवन है। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारी इक्वेशन कितनी आ जाएगी। सुविधा के लिए हम लोग इसको हम लोग लिख रहे हैं H लिख रहे हैं, ठीक है। H1 को हम लोग H लिख रहे हैं, O16 को हम लोग O लिख रहे हैं, और C12 को हम लोग C लिख रहे हैं, और H2 को हम लोग D लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी इस वाले के लिए, यह आ जाएगी 2H माइनस D इक्वल टू A। 2H क्यों है, यहाँ पर 2 है अपने पास में हाइड्रोजन, तो यह आ जाएगा 2H माइनस D इक्वल टू A। इस डबलेट का जो डिफरेंस है वो हमारा A है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन हमारी आ जाएगी 3H माइनस C12 हमारा सिंगल है, लेकिन इसका जो चार्ज है वो कितना है 1/2, क्योंकि यहाँ पर 6 कब बनेगा, जब हम इसको Ne से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ हम मास डिफरेंस देख रहे हैं इनका, तो ये 1/2 और C आ जाएगा इक्वल टू B, ठीक है। ये अपना आ गया 1/2, C इक्वल टू B आ गया। फिर उसके बाद में इसके लिए अगर हम लिखें तो यहाँ पर कितना है, C तो 12 है और H कितना है 4 है। ये C जो 12 अपना है वो कार्बन तो अपना 1 है, और H कितना है 4 है, तो यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा C प्लस 4H। तो यह आ जाएगा C प्लस 4H, और O कितना है O16 1 है, माइनस का O इक्वल टू C। तो ये हमारे पास में 3 इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसमें A B C के मान गिवन होते हैं, बस हमें इनके मान निकालने होते हैं H D C और O के, ठीक है। अब जो हमारा कार्बन है इसके मास का मान लेते हैं कि हमें पता है कि कार्बन को हम लोग क्योंकि डिफाइन करते हैं, हमने 1 AMU को डिफाइन किया था मास यूनिट को, तो हमने क्या डिफाइन किया था C12/12, ठीक है। कार्बन का जो हमारा मास होगा उसका 1/12वां भाग, तो कार्बन के मास को हम लेके चलते हैं कि पता है कितना है 12 है, ठीक है। तो ये अगर 12 है तो हम लोग बाकी 3 को निकाल सकते हैं, यानी अगर हम इसका पता है, क्योंकि इसको हम लेके चलेंगे कि ये हमें पता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग AMU को डिफाइन करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को। तो कार्बन को हम पहले से लेके चलते हैं कि कार्बन का हमें पता है। तो अब जो हमारी तीनों इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स बचे हैं। कार्बन का पता चल गया, तो हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन और ऑक्सीजन 3 हमारे पास में वेरिएबल्स हैं, यानी 3 हमारे पास में अननोन हैं, ठीक है। तो इन तीनों अननोन के मान अब हम निकाल सकते हैं। तो तीनों इक्वेशन है तो हम सोल्व कर लेंगे इसके लिए। इन तीनों इक्वेशन को हम सोल्व करके और H, इसका D और ऑक्सीजन इनका मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा इन इक्वेशन से 2H माइनस D इक्वल टू A। सेकेंड हमारी इक्वेशन जो है वो है 3H
माइनस का 1/2 C इक्वल टू B। C का मान 12 हम रख दें तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से 2H, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस का 3D इक्वल टू 3A, और ये अपना है 3H, ठीक है, यहाँ पर अपना 3H नहीं 3D है ये, तो 3D माइनस का 6 इक्वल टू B। इन दोनों को हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, D से D वाला तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2H माइनस का 6 इक्वल टू 3A प्लस B। तो 2H इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये भी 6 हो जाएगा। तो 6H इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 6H इक्वल टू 6 प्लस 3A प्लस B, तो H इक्वल टू आ गया 1 प्लस 1/6 3A प्लस B। ठीक है, ये हमारे पास में H की इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको लिखो। ठीक है, तो ये डबलेट आप लोगों को गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, और इनका जो डिफरेंस है ABC वो भी गिवन होता है। हमें बस ये इक्वेशन लिखनी होती है। इक्वेशन हम किस प्रकार लिख लेंगे कि यहाँ पर अपने पास में कितने हैं, ये 2 है तो 2H आ गया, माइनस यहाँ पर अपना सिंगल है ये तो D आ गया, कार्बन यहाँ पर अपना सिंगल था और ये अपना 3 थे तो 3D आ गया, और इस प्रकार हम इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो H के लिए अपनी इक्वेशन आ गई। अब जो बाकी दो बचे हैं D और O के लिए सेम प्रकार से हम इनके लिए भी निकाल लेंगे। ये अपना 3D माइनस 1/2 यानी 3D माइनस 6 इक्वल टू B है, 3D माइनस 6 इक्वल टू B, और ये अपना कितना है 12 प्लस 4H माइनस का O इक्वल टू C है। H का हम निकाल चुके तो 12 प्लस 4/6 ये हो जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 4/6 3A प्लस B माइनस का O इक्वल टू C। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली O ही है अपना अननोन, तो इस इक्वेशन से हम लोग O का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में O की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें D के लिए निकालना है, तो D के लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो अपना 2H माइनस D इक्वल टू A है, H की वैल्यू हम रख दें तो D की हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, या फिर D का तो हमारा डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 3D माइनस 6 इक्वल टू B, तो D का मान अपने पास में या D की इक्वेशन अपने पास में आ जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग सभी जो हमारे एटम्स थे उनके मास को निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी अपना था H O D उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों के न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके बाद में डबलेट मेथड के बाद में, तो वहां पर आप लोगों को डबलेट दिए हुए हैं और साथ में ABC इनका जो डिफरेंस होता है वो भी दिया हुआ है। तो आप लोगों को इनके मास को ज्ञात करना है, तो आप इक्वेशन लिखेंगे उसके लिए और फिर इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग करके देखना जो आपके एग्जाम्पल्स हैं उनको।